गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार्वेज की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 1905 से 1918 के बीच का यह काल चल रहा है। और इसमें कल हम लोगों ने यह चैप्टर स्टार्ट किया था और अब यह चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखेंगे, शायद यह 2 से 3 क्लास इसमें लग सकता है आपको कंप्लीट करने में, क्योंकि बड़ा सा भाग है। कम से कम आज और कल तो लगना ही चाहिए। उसके बाद भी लगता है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि पढ़ना तो अब जो लास्ट 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, 11 चैप्टर पर हम लोग चल रहे हैं, तो लगभग 3 चैप्टर जो बचे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। और पूरा का पूरा स्वतंत्रता संघर्ष यहीं से स्टार्ट होता है। जिन बच्चों को आज भैया दूज मनाना था वो बच्चे बाद में क्लास करेंगे। शाम को 4 बजे यह क्लास नियमित रूप से होती है। कोर्स थोड़ा पिछड़ रहा था और छुट्टी के दिन भी चल रहे थे, तो मैंने संडे को भी यह क्लास सुबह लगा दिया है ताकि आप दिन भर फ्री हो सकें। तो सारी बातें देखेंगे। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी अगर कोई दिक्कत होती है ज़रूर मुझसे संपर्क करेंगे या मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। मुझे बताने से पहले भी आपको 1-2 बार और क्लास को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एडवांस ही एक तरह से आपके लिए हो जाएगा। जो बेसिक बच्चे हैं उनके लिए एडवांस लेवल की ही क्लास हो जाएगी। वैसे तो बेसिक ही चल रहा है, NCERT के साथ ही चलते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे और चैप्टर पहले देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आपका होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा कल कंप्लीट हो गया था, 10 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और फिर 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, और अब 11 चैप्टर हमारा चल रहा है। राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से लेकर के 1918, और यहाँ उग्र राष्ट्रवाद का विकास। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचे रहते हैं, इसको भी धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। यानी लगभग लगभग आपका कोर्स कंप्लीट होने को है, मेन कोर्स। उसके बाद भी अगर कोई ज़रूरत होगी कुछ चैप्टर की तो करेंगे, उसको भी कंप्लीट जरूर करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, प्रणाम। और आशा करता हूँ कि कल की क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ध्यान रखिएगा, जिनको जैसे आज क्लास 4 बजे अब नहीं होगी, जब सुबह ले लेते हैं 4 बजे लेने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों की यह डिमांड थी कि आज 4 बजे नहीं लेंगे क्लास। आज संडे को क्लास नहीं होती है, जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली संडे को क्लास नहीं लेते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास आपकी चलती। मंडे टू फ्राइडे ही हमने प्लान किया था, लेकिन चलो कोर्स पीछे हो रहा था तो सैटरडे भी ले लिया। आज विशेष रूप से एक स्पेशल क्लास लगाई गई है ताकि जो बचा खुचा भाग है उसको तेज़ी से पूरा किया जा सके। मैं चाहता हूं कि कम से कम ये 20 नवंबर तक आपके ये जो मेन कोर्स है ये पूरा हो जाए। बाकी अगर कोर्स देना होगा तो वो हम आपको देते रहेंगे, वो चलता रहेगा। मान लो अगर 10 क्लास एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें बताई जा चुकी है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर उदारवादी उग्रवादी में अंतर कुछ होता है, बिल्कुल होता है प्रियांशु जी, बिल्कुल होता है। मैं इसको बता देता हूँ। भैया दूज की शुभकामनाएं आपको भी नरेश कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखिए, उग्रवादी और उदारवादी में क्या फर्क है। वहां पर जो आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैंने 2 बातें आपको बताई हुई है। उदारवाद का मतलब है जो उदारवादी सोच रखते हैं उनको ब्रिटिश न्यायप्रियता में बहुत विश्वास है। वो मान के चलते हैं कि ब्रिटिश बड़े न्यायप्रिय हैं, और वो मतलब अगर उनके पास हमारी बात पहुंच गई या वो जान जाते हैं कि भारतीयों का शोषण हो रहा है तो फिर भारतीयों का शोषण वो बंद कर देंगे। ऐसी सोच थी, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, इसलिए उन्होंने उग्रवादी कोई विचारधारा नहीं रखी और उन्होंने प्रार्थना, प्रतिवेदन या मेमोरेंडम आदि के माध्यम से सुधार लाने की कोशिश की। यानी जो भी हमारे दिल में है, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि सिविल सेवा में सुधार, तो सिविल सेवा में सुधार के लिए एक तो मूवमेंट चलाया जा सकता है, आंदोलन चलाया जा सकता है, और एक हम पत्र लिखें कि वायसराय महोदय आप सिविल सेवा में सुधार कीजिए, जा करके आदर के साथ कि सर ये लीजिए मेमोरेंडम और आपको इस पर कार्रवाई करनी है। तो माना जाता है कि शासन कभी भी ऐसे अपने, अगर ईमानदार शासन नहीं हो तो ऐसी बात कभी स्वीकार ही नहीं करता है। तो इनको प्रार्थना प्रतिवेदन में विश्वास करना होता था। कोई उग्रवादी आंदोलन यानी कठोर आंदोलन चलाने में इनका विश्वास नहीं था। जो उदारवादी थे, मॉडरेट कहते हैं उदारवादी को। लेकिन जो उग्रवादी हैं वो वैचारिक स्तर पर, उग्रवादी का मतलब यह नहीं होगा कि वह कठोर होगा यानी हिंसा का सहारा लेगा। क्रांतिकारी जब होगा तो वह हिंसा का सहारा लेगा। मैंने ये लिखाया हुआ है, वैसे अगर आप PDF को एक बार फिर से पढ़ते तो शायद सवाल उत्पन्न नहीं होता। फिर भी
तो उग्रवादी क्या कहेगा, कहेगा कि नहीं, हमें कठोरता से अपनी मांगों को रखना चाहिए, मजबूती से अपनी मांगों को रखना चाहिए, ताकि ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सके। और ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी ऐसे मांगों को स्वीकार नहीं करती है जो हम भले मन से उसके पास रखते हैं। तो उग्रवाद और उदारवाद दोनों के बीच में बस यही फर्क है कि दोनों की मांगे जो है वे जो है ब्रिटिशों के साथ वह अलग अलग है। एक वार्ता की बात करता है, एक समझौते की बात करता है, और एक आंदोलन की बात करता है, लेकिन हिंसा दोनों में से कोई बात नहीं करता। लेकिन तीसरे पोजीशन पर अगर लिया जाए, एक आ जाता है आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारी जो होंगे, वैसे तो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहां पर आतंकवादी लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी भूल थी जिन्होंने एनसीईआरटी लिखा था प्राचीन भारत का या मध्यकालीन भारत का, उन्होंने यहां पर बहुत बड़ी भूल की थी कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी शब्द लिख दिया था। वैसे ब्रिटिश शासन में जो हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे भगत सिंह हो, आजाद भगत सिंह है, या चंद्रशेखर आजाद है, या जितने भी क्रांतिकारी, सबको ब्रिटिशों ने आतंकवादी ही कहा है, टेररिस्ट कहा है। जबकि हम कहते हैं वह क्रांतिकारी थे, यानी क्रांति लाना चाहते थे। क्रांति का मतलब है तीव्र परिवर्तन करना चाहते थे। आशा करता हूं कि तीनों टर्म आपने समझा होगा। उदारवाद क्या करता है, प्रार्थना प्रतिवेदन की राजनीति अपनाता है। उग्रवादी क्या करता है, वह आंदोलन के माध्यम से सुधार चाहता है। और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जो होगा वह हिंसा के माध्यम से, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के माध्यम से, बम फोड़ करके, गोली मार करके, लूटपाट मचा करके भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहता है। भगाना तीनों चाहता है, तीनों के उद्देश्य एक ही है, लेकिन तरीका वहां तक पहुंचने का अलग अलग है। ठीक है, ये बातें आपने समझ ली प्रियांशु कुमार। और आगे देखते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है अमन सोनकर, तो स्वाभाविक है कि आप जब उस लायक नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। देखो, कुछ भी समझ में नहीं आने का मतलब है कि आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, आपने गलत कोर्स को परचेज कर लिया है, क्योंकि आपको अभी वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। आपको उद्देश्य आपका क्या है, आईएएस बनना है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं मान के चलता हूं आपको फिर दूसरे कोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है। अगर यहां कोर्स समझ में नहीं आया तो आगे तो और भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो बेटर होगा कि आप कोर्स का चयन गलत कर लिया आपने। आपको इसने भारी कोर्स में नहीं आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आना चाहिए कि इसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था, ये कौन था, वो कौन था। वो जो टाइप का कोर्स होता है वही आपके लिए सुटेबल होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा हिम्मत करे अच्छे से, चाहे कितना भी बैकग्राउंड पूरा प्योर क्यों नहीं हो, कितना भी बुरा क्यों उन्होंने पढ़ाई नहीं की हो स्कूल के दिनों में, तब भी अच्छे से समझ सकता है। बस उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि प्रयास करना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपना रास्ता अभी चेंज कर लें, क्योंकि अगर इसके आधार पर आप एडवांस लेवल में चले जाएंगे तो आपको तो और भी कुछ समझ में नहीं आएगी। यहाँ अगर हल्के में समझ नहीं आ रहा है तो भारी में तो और भी समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब इस एग्जाम के लिए आप नहीं बने। जरूरत नहीं है कि सभी एग्जाम के लिए बना होगा। तो आपका दूसरा कोई एग्जाम होगा जो वनडे टाइप का एग्जाम होता है, उसके लिए आप बने हुए हो सकते हैं। पुलिस का एग्जाम दीजिए, जीडी का एग्जाम दीजिए, इस टाइप के एग्जाम के लिए आप बन सकते हैं। फिर यूपीएससी या पीसीएस के लिए अभी आप नहीं सोचिए, आपका समय उसमें बर्बाद होगा। ठीक है बच्चे, पैसा भी जाएगा और समय भी बर्बाद होगा। तो बात यहां पर हो रही थी इस आंदोलन की, राष्ट्रवादी आंदोलन है और जो है 1905 से लेकर के 1918 तक, इसी को हेडिंग में ले लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन है, राष्ट्रवादी आंदोलन, और वह हो जाएगा आपका 1905 से लेकर के 1918 के बीच में। किस प्रकार के राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे होते हैं उसको जरा देखते हैं। 1905 कैसे चला था उसको हमने देखा, 1905 के बाद कैसे आंदोलन चलेंगे उसको देखना होगा। बात कल हो रही थी कि उग्रवादी मूवमेंट का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्यों उग्रवादी नेता प्रकट होने लगे, क्यों उग्रवाद कांग्रेस के भीतर आने लगा, क्यों ऐसी विचारधारा स्पष्ट होने लगी कि ब्रिटिश सरकार को तभी झुकाया जा सकता है जब उसके खिलाफ मूवमेंट किया जाए, यानी आंदोलन खड़ा किया जाए। यानी अपने असंतोष को प्रार्थना और प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं, बल्कि आंदोलन के माध्यम से व्यक्त किया जाना जरूरी है। तो कई प्रकार के प्रभाव हमने देखे कि जिस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा दमन किया जा रहा है, जिस प्रकार से ब्रिटिशों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसने जनता में एक नकारात्मक भाव भरने का कार्य किया।
इसी क्रम में 1892 से लेकर के 1905 तक देखेंगे कुछ अन्य घटनाएं भी घटित होती है जिनके आधार पर यह उग्रवाद विकसित होता है और जिसका परिणाम हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट के रूप में सामने आता है। तो यहां देख सकते हैं कि 1892 से 1905 के मध्य की घटना को अगर देखें किस प्रकार से घटित होता है, इस बीच में ऐसे कौन से कारक रहे जिसमें भारत में उग्रवाद के विकास को प्रोत्साहित करता है 1892 से लेकर के 1905 के हिसाब से। ठीक है, आप लाइव क्लास मत लो ना नीरज, आपको लाइव क्लास नहीं लेना है ना। अगर मैं अपने हिसाब से नहीं लेता हूं, यह आपके लिए एडिशनल सपोर्ट है। अपने हिसाब से 4 बजे शाम को होती है, आपको यह क्लास 4 बजे शाम को लेनी चाहिए जब रिकॉर्डेड आपके पास उपलब्ध होगा। तो आप पहले क्यों आ जाते हो? आपको नहीं आना है ना इस क्लास में। यह तो मैं संडे का समय था, आज मुझे भी रेस्ट करना होता है, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ। इसको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टाइम तो टीचर के हिसाब से चलेगा। मतलब आप लोग लाइव में मत आइए, जिनको दिक्कत है ना वो रिकॉर्डेड क्लास देखिए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे बच्चे। आप 4 बजे शाम को करिए, यही क्लास आप 4 बजे शाम को करिए, ठीक है ना। आइंदा इस टाइप के चैट को मत करना कि मुझे दिक्कत होती है। दिक्कत आपको नहीं होनी है, दिक्कत कोचिंग के हिसाब से चलना होता है। आप इस क्लास को शाम के 4 बजे लीजिए, क्योंकि आपकी जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ये सभी बच्चे सुनेंगे बाद में, जो रिकॉर्डेड देखते हैं उनको इस बात से बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई भी चैट ना करें जिससे कि क्लास को डिस्टर्ब होने का मौका लगे। आपको अपना टाइम फॉलो करना है, शाम को 4 बजे ही लेना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्लास बंक ना हो, क्लास रुके नहीं। आज संडे को क्लास नहीं लेते हैं, पहले ही बताया जा चुका है। सैटरडे भी नहीं लेते, लेकिन सैटरडे लेते इसलिए है क्लास जल्दी से पूरा हो सके, बिना किसी कटौती की पूरा हो सके। संडे को भी आज हमने इसलिए रख लिया कि छुट्टियां पड़ रही थी तो अधिक क्लास बंक ना हो, इसलिए रखा गया। आपके ऊपर कृपा की गई है, आपके ऊपर उपकार किया गया है, यहाँ अनर्थ नहीं किया गया है। आपको शाम के 4 बजे आना है, अभी मत आना क्लास। और ऐसे बच्चे जिसको दिक्कत हो रही है बाद में ही आना। अब लास्ट में दिल खट्टा मत करो, क्योंकि इतना सारा कोर्स निकल गया, अब लास्ट में 10-15 दिन का क्लास बचा है। तो आप अपना जो है ना, जो ये है वो बाद में व्यक्त करिएगा। यहाँ पर क्लास में ऐसा मत करिए, डिस्टर्ब क्लास हो जाता है। प्रभु जी बहुत करवद्ध प्रार्थना आपसे, आपको दिक्कत होती है आप शाम को 4 बजे लीजिए, 4 बजे क्लास उपलब्ध रहेगी ना, आप 4 बजे शाम को लो, जो आपका टाइमिंग फिक्स किया गया है। पहले सुबह लिया करते थे, लेकिन क्लास के टाइमिंग को बढ़ाना था तो शाम के 4 बजे कर दिया गया। तो टाइम तो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या देखा, 1892 से लेकर के 1905 तक के चीज को हम देखते हैं। 1905 के बातों को देखते हैं क्या होता है। उग्र राष्ट्रवाद के विकास को एग्जाम्पल से पढ़ाना था या पॉइंट में लिखना था? जैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही देख रहे हैं, जो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के कारक को देख रहे हैं, यहां से आपका मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आएगा, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसी का विस्तार है, ये जो कारक है ना उसी का विस्तार है। पहले हमने कुछ कारक बना और यहां पर अगर इसको मैं और लिख दूं, आपको शायद एकदम से लिंक नहीं कर पा रहे आप, तो मैं इसको और लिख देता हूं। जो मैं बचना चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि आसानी से समझ आएंगे। 1892 से 1905 के मध्य की घटना का प्रभाव, यह भी कारण हुआ ना। मैं एक शब्द और डाल देता हूं, घटना का प्रभाव, यह भी उग्रवाद के विकास के लिए। अब इतना लिखना पड़ रहा है, जबकि आपको खुद ही समझना चाहिए था विकास के लिए। यानी इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई 1892 से लेकर के 1905 के मध्य, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उग्रवाद के विकास को प्रभावित किया। तो इसका मतलब है कि यह पॉइंट जो लिखा गया है कि आपके लिए उग्रवाद के विकास के क्या कारण रहे। तो शब्द एकदम से पिंच मत करिए वहीं पर कि वहीं अटक गए, जो शब्द लिखा जा रहा था उसी से अटक गए, ऐसा नहीं करना है। यह भी तो कारक ही बताया जा रहा है ना कि इसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, और व्यवस्थित तरीके से हो गया। एनसीईआरटी में भी इसी तरह से बताया जाता है। आज थोड़ा लगता है कि मैंने गलत ही कर दिया क्या, सुबह क्लास मुझे लेना नहीं चाहिए। आप लोग संडे की क्लास लेने के मूड में है नहीं, तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ थोड़ी देर पढ़ा करके। आप लोग फ्री हो जाइए चैन से। मंडे टू फ्राइडे में क्लास लेता हूँ, क्योंकि सैटरडे भी शेड्यूल में नहीं था, तो मंडे टू फ्राइडे लेता हूँ। जब तक क्लास चलना होगा चलेगा।
तो मुझे लगता है मूड आपका आजकल मतलब आज के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि त्यौहार है तो त्यौहार के मूड में होगा। तो मैं शाम को, कल जैसे मंडे को सुबह शाम के 4 बजे ही क्लास लेना है मुझे, और वो क्लास शाम चलती रहती है। सैटरडे इसलिए ले लेते हैं सुबह क्योंकि सैटरडे को कुछ मीटिंग वगैरह का दौर चलता है, या रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि रिकॉर्डिंग ही दे दिया करूंगा सैटरडे को भी, ताकि आपको सुबह नहीं आना पड़े। मैंने तो आपके ऊपर कृपा की कि चलो लाइव क्लास में बुला लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, मैं उसको शाम को सैटरडे 4 बजे रिकॉर्डिंग दे दिया करूँगा, क्योंकि उस समय मीटिंग चल रही होती है, मैं क्लास लेने की स्थिति में होता नहीं हूँ। तो यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा पीछे से चलते हैं। बात हो रही थी यहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन की, और राष्ट्रवादी आंदोलन की बात हो रही थी, और उसमें हमने देखा 1905 से लेकर के 1918 तक के घटनाओं का किस प्रकार से विकास होता है। उसी बात को बताने के लिए कि कल जो हम लोगों ने प्रयास किया था यह देखने के लिए कि किस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद का विकास होता है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट होता है, खास करके उग्र राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट होता है, और उसके जो बहुत सारे कारण हैं उन्हीं फैक्टर को देखने की कोशिश की जा रही है। कुछ फैक्टर को कल देखा था और कुछ फैक्टर को आज देखेंगे। खास करके 1892 से लेकर के 1905 तक के मध्य की घटना किस प्रकार से घटित होती है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं आपका चैट नहीं देखूंगा, इसलिए आप चैट करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा। 1892 से 1905 के मध्य की घटना का प्रभाव क्या रहा, किसके लिए? उग्रवाद के विकास के लिए। मैंने सोचा था कि शायद ये लाइन आप खुद समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए, मैंने लिख दिया है। अब यहां पर देखेंगे तो 1892 का जो अधिनियम आया, 1892 के अधिनियम से अधिकांश उग्रवादी क्या होते हैं? अधिकांश नेता असंतुष्ट रहते हैं अधिनियम से, या अधिनियम के प्रावधानों से अधिकांश नेता असंतुष्ट रहे। अधिनियम के प्रावधानों से अधिकांश नेता क्या रहते? अधिकांश नेता असंतुष्ट रहे, असंतुष्ट रहे। इसके जो प्रावधान थे उससे अधिकांश नेता असंतुष्ट रह जाते हैं। जो भारतीय नेता हैं अधिकांशतः वह असंतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं कि लगभग इससे भारतीयों को बहुत फायदा नहीं मिला, भारतीयों को फायदा नहीं मिला। खासकर युवा वर्ग में क्या होता है? युवा वर्ग इस अधिनियम के प्रभावों से, इस अधिनियम के प्रावधानों को काफी कमतर मानते थे, प्रावधानों को काफी कमतर मानते थे। यहां एक उग्रवाद के विकास का कारण यह भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक और अधिनियम आता है, जैसे कि 1892 का अधिनियम को हमने देखा। फिर अगर देखें तो 1898 में हम क्या देखते हैं, एक नया कानून बनाया गया 1898 के एक कानून के आधार पर, या एक कानून के द्वारा कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया, भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। ठीक है, 1892 के अधिनियम के प्रावधानों से अधिकांश नेता असंतुष्ट रहे, खासकर युवा वर्ग इस अधिनियम के प्रावधानों को काफी कमतर मानते थे। 1898 के कानून के द्वारा कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। इससे भी क्या होता है? इससे भी युवा वर्ग असंतुष्ट होता है। इससे भी युवा वर्ग असंतुष्ट होता है। बात क्या हो रही है कि भारत में उग्रवाद के विकास के क्या कारण रहे हैं, और इन सभी चीजों को हमें देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इन सभी चीजों को कोशिश हो रही है देखने में। हमने क्या देखा, 1904 में एक और एक्ट लाया गया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया। सीक्रेट एक्ट लाकर देखिए, इससे क्या हो रहा है कि यहां पर युवा वर्ग, देखो उग्रवाद क्या है? उग्रवाद है, जैसा कि मैंने कहा
कि एक ऐसी अवधारणा है जिसमें यह माना जा रहा है कि ब्रिटिशों से अपनी मांग तभी मनवाई जा सकती है जबकि हम मुंह आंदोलन करें, प्रार्थना और प्रतिवेदन से मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसी क्रम में देखते हैं कि युवा वर्ग जो कि उग्र राष्ट्रवाद के एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाले थे, वह वर्ग असंतुष्ट हो रहा है, तभी तो ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो गई। कैसे असंतुष्ट हो रहा है? तो 1892 के अधिनियम के प्रावधानों से यह संतुष्ट नहीं होता है। फिर देखते हैं 1898 में एक कानून लाया गया और जिसमें कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। तो जब भारतीयों की संख्या को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं और भारतीयों की संख्या को कम कर दिया जाएगा, तो क्या असंतुष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। तो युवा वर्ग असंतुष्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। जैसे 1904 में हम देखते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया, लाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब? लगाया गया। अगर यह आता है तो इससे क्यों बालक या कोई भी असंतुष्ट होगा? जरा इसका उत्तर दे दीजिएगा। अगर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ला करके अगर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, इससे युवा वर्ग क्यों असंतुष्ट होगा? तो युवा वर्ग इसलिए असंतुष्ट होगा कि प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाना। इसलिए युवा वर्ग असंतुष्ट होगा कि उसे अब बोलने नहीं दिया जा रहा है, आलोचना नहीं करने दिया जा रहा है। तो युवा वर्ग क्या होगा? उसको लगेगा कि सरकार क्या कर रही है? हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। इसलिए ये लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। तो ये उग्रवाद के विकास के कारक हो जाएंगे। जब असंतुष्टि होगी तो उग्रवाद का विकास होगा। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाना एक कारण यह भी बन जाता है। फिर हम क्या देखते हैं? इससे लोकमान्य तिलक या लोकमान्य तिलक तथा अन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाया जाना, अन्य नेताओं पर मुकदमा चलाया जाना तथा इन्हें देश निकाला देना। मुकदमा चलाया जाना तथा देश निकाला देना। ये भी घटना ऐसी रही जैसे लोकमान्य तिलक सबों के बहुत आदरणीय हैं। अगर उनको उस पर हम मुकदमा दायर कर देते हैं, उस पर कन्विक्शन लागू कर देते हैं, तो लोगों को लगेगा कि भाई हमारे नेताओं के ऊपर आपने कठोर कार्रवाई की है। इससे भी क्या होगा? जनता में असंतुष्टि बढ़ेगी। उपरोक्त सभी का परिणाम रहा कि लोगों के मन में यह विश्वास हो गया, ठीक है, मुकदमा चलाया जाना तथा देश निकाला देना। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा कि सांस्कृतिक शैक्षिक सुधार के लिए भी प्रयास नहीं किया जाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा सांस्कृतिक या सांस्कृतिक सुधार के लिए प्रयास नहीं किया जाना। शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार के लिए प्रयास नहीं किया जाना। सुधारों के लिए प्रयास नहीं किया जाना, साथ ही नहीं किया जाना, साथ ही उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना। साथ ही उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना। उपरोक्त सभी कारणों से जनता में यह धारणा घर कर गई कि ब्रिटिश शासन
उनके अधिकारों की कटौती करना चाहता है कि ब्रिटिश शासन प्रार्थना, प्रतिवेदन आदि से या आदि के माध्यम से सुधार नहीं करना चाहती है, सुधार नहीं करना चाहती है तथा उनके अधिकारों में और कटौती करना चाहता है, तथा भारतीयों के अधिकारों में अन्य अधिकारों में कटौती भी करना चाहती है, कटौती भी करना चाहती है। क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। चाहती है, भारतीयों के अधिकारों में कटौती भी करना चाहती है। अब जरा पीछे से चलें, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं क्या कहने की कोशिश हो रही। घटनाओं को देखिए। 1892 से 1905 के मध्य की घटना का प्रभाव जो उग्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी रहा। 1892 के अधिनियम के प्रावधानों से अधिकांश नेता असंतुष्ट रहे, खास करके युवा वर्ग इस अधिनियम के प्रावधानों को काफी कमतर मानते थे। युवा वर्गों का मानना था कि यहाँ ब्रिटिशों को अधिक सुधार करने चाहिए, अधिक बड़ा सुधार करना चाहिए, जिसमें भारतीयों को निर्वाचन का अधिकार दे, काउंसिल में प्रवेश का अधिकार दे, स्वतंत्र रूप से अधिकार दे, मतलब मतदान का अधिकार दे। लेकिन यहाँ मिला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत सदस्यों को बढ़ाया गया, जिससे युवा वर्ग क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। 1898 के कानून द्वारा जो कलकत्ता नगर निगम था, जिसमें भारतीयों की नियुक्ति होती थी, उसमें कटौती करके और भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। जब भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया तो यह माना गया कि ब्रिटिश सरकार शायद भारतीयों को काउंसिल में या किसी भी राजनीतिक संस्थाओं में रखना नहीं चाहती है, इसलिए यहां पर यह वर्ग असंतुष्ट होता है। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया और प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाने का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना। तो स्वाभाविक है कि युवा वर्ग असंतुष्ट होंगे। लोकमान्य तिलक जैसे अन्य नेताओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश निकाला दिया गया। जो हमारे आदरणीय नेता थे, उनके ऊपर अगर हम ऐसे कठोर कदम उठाते हैं तो ब्रिटिशों के खिलाफ हमारे मन में भावना तो आएगी ही, गलत भावना आएगी। फिर हमने देखा और कारण देखते हैं विकास का, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा शैक्षिक और सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। थोड़े बहुत शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई और उसमें भी औपनिवेशिक शिक्षा दी जाती थी। ऊपर से छात्रों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाया जाता था। ऊपर से जो उच्चतर संस्थान थे उसकी स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिशों के अधिकार को स्थापित किया गया। यानी शैक्षिक संस्थानों में भी ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी, भारतीयों के हिसाब से नहीं कराई जाएगी। ये सारे फैक्टर ऐसे थे जिसने युवा वर्ग को असंतुष्ट करने का कार्य किया और युवा वर्गों ने माना कि शायद हम बेहतर तरीके से ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं, उसके ऊपर दबाव नहीं डाल पा रहे हैं। यही कारण है कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए। और उग्र राष्ट्रवादी क्या कहते हैं, आंदोलन की ही बात करते हैं कि हमें आंदोलन करना है, उसी की बात करते हैं। हमने क्या देखा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा शैक्षिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए प्रयास नहीं किया, साथ ही उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना। उपरोक्त सभी कारणों से जनता में यह धारणा घर कर गई कि ब्रिटिश शासन प्रार्थना, प्रतिवेदन आदि के माध्यम से सुधार नहीं करना चाहती है तथा भारतीयों के अधिकारों की कटौती भी करना चाहती है। इसका प्रतिकार कैसे होना चाहिए, इनका प्रतिकार जो होना चाहिए, प्रतिकार कठोर आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है, कठोर आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है, जा सकता है। इसका प्रतिकार कठोर आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा सामान्य जन के मन में धीरे धीरे यह भावना घर करती जा रही थी। ठीक है, घर करती जा रही थी। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी है, बहुत बढ़िया है, अभिव्यक्ति की आजादी है जो हम कहना चाहते, जो आपने भी समझा। क्या यहां तक बातें क्लियर है कि उग्रवाद का विकास क्यों हो रहा है? आपके मन में यह सवाल है, क्यों हो रहा है? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, क्योंकि यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक परिदृश्य में उग्रवाद के उदय के क्या कारण रहे। यह प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उसका उत्तर यहीं से निकल कर आएगा, यही सब पॉइंट उसमें उत्तर में जाएगा।
चाहे आप यहाँ लिखें एनसीईआरटी बैच में या फिर एडवांस लेवल पर अगर मान लो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस या कहीं पर भी एग्जाम होता है और अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है। और जो बच्चे ध्यान से क्लास को करते हैं वो अच्छा लिख भी पाते हैं, क्योंकि पॉइंट यही उसमें आना है। कहीं पर भी लिखें, यहाँ से लेकर के आप यूपीएससी मेंस इंटरव्यू तक जाए, लिखना तो आपको यही पॉइंट है, क्योंकि यही कारण ही है, मूलभूत कारण। ये ऐसा नहीं है ना कि मूलभूत कारण एडवांस लेवल पर जाके बदल जाएगा। इसलिए माना जाता है कि 80% तैयारी आपकी एनसीईआरटी बैच के साथ हो जाती है। इतिहास में तो खास करके मैंने ध्यान दिया है कि आपकी लगभग 80% से ऊपर की तैयारी यहीं पर हो जाएगी। अगर आप यहाँ अच्छा लिख लेते हैं, अपने से लिख पाते हैं, बिना देखे लिख पाते हैं अच्छा, तो इसका मतलब है कि एडवांस पर आपकी समस्या बहुत कम रह जानी है। मुश्किल से 20-25% आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा और आप आसानी से ऐसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब देखिए आप लोग कितना ले पाते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कुछ नहीं समझ में आता है, तो अब कुछ नहीं समझ में आया इसका मतलब है कि एग्जाम के लिए बना नहीं है। इसका प्रतिकार हम क्या करते हैं, कठोर आंदोलन द्वारा ही किया जा सकता है। और भी इसमें घटनाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल यही घटनाएं हैं, और भी घटनाएं यहां पर होंगी। जैसे उग्रवादी नेताओं ने, कुछ ऐसे नेता थे, जैसे हम और ले सकते हैं, और भी कारण होंगे, जैसे तिलक है, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने आत्म स्वाभिमान को उभारने का कार्य किया। इन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से आत्म स्वाभिमान को उभारने का कार्य किया। इसके लिए क्या वस्तुतः ऐसे अनेक उपाय किए गए जिसके माध्यम से भारतीयों के मन में भी यह धारणा स्थापित की जा सके, भारतीयों के मन में भी यह धारणा स्थापित की जा सके कि वे भी श्रेष्ठ हैं, उनकी परंपराएं अच्छी है, श्रेष्ठ हैं तथा किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया जा सकता है, अल्प संसाधनों से भी किया जा सकता है, या सभी करने में सक्षम है। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। देखिए, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आत्म स्वाभिमान को उभारने का कार्य किया। वस्तुतः ऐसे अनेक उपाय किए गए जिसके माध्यम से भारतीयों के मन में भी यह धारणा स्थापित की जा सकी वे भी श्रेष्ठ हैं, उनकी परंपराएं श्रेष्ठ है, और किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना अल्प संसाधनों के माध्यम से भी किया जा सकता है। यानी हमारे पास अगर संसाधन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई कमी हमारे पास नहीं है। यानी अगर संसाधन नहीं है तो भी ज्यादा परेशानी नहीं है। होता क्या है कि जनरली हम संसाधनों के अभाव में, आपने देखा कि गरीब और अमीर के बीच में खाई होती है, जो बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उसके बीच में खाई होती है। और वह क्यों नहीं खाई पाटा जा सकता है? क्योंकि संसाधनों का अभाव होता है। यानी जो गरीब व्यक्ति है वो अमीरों से जूझना नहीं चाहेगा, लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके पास सारे संसाधन हो जाते हैं। ये पुलिस को मैनेज कर सकता है, न्यायालय को मैनेज कर देगा, और गरीबों को
गरीब अगर ऐसे मुकदमाबाजी में फंस जाएगा तो उसको तो समझिए कि फिर कमाई नहीं करेगा तो परिवार कैसे चलेगा। एक तरह से जिसके पास संसाधन कम है वो थोड़ा सा अपना मतलब सर नीचे ही रखता है, उसको सर उठाने की जरूरत, मतलब एक तरह से लगता है कि हम शायद बर्बाद ही हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप ब्रिटिशों की तुलना में हमारी परंपराएं श्रेष्ठ रही है, तो हम क्यों ब्रिटिशों से दबे भाई। जब ब्रिटिशों से श्रेष्ठ हम हैं, ये देश हमारा है, हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए कि स्वाधीनता हम प्राप्त करेंगे। हम ब्रिटिशों से क्यों दबे, क्यों उससे डरे, क्यों उससे भयभीत हो, जबकि हमारी परंपराएं श्रेष्ठ है, हमारे संसाधन श्रेष्ठ हैं और हम श्रेष्ठ हैं। ये भाव जब जगाया जाता है, मैंने हनुमान जी का भी उदाहरण दिया था, अगर आप लोग रामायण में पढ़ते नहीं होंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, धार्मिक ग्रंथ हमें अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैंने रेफरेंस दिया था कि हनुमान जी को कहा कि भाई आपके अंदर बड़ी शक्ति है, तो हनुमान जी को पास मतलब उसको भाव उत्पन्न हो गया, हनुमान जी के पास शक्ति थी लेकिन उन्हें पता नहीं था। उसी तरह से सामान्य भारतीयों के मन में ये बातें थी कि हम भी भाई मनुष्य हैं, हर मनुष्य का मुकाबला कर सकता है और ब्रिटिशों के सामने हम दबे हुए। इन लोगों ने प्रयास किया कि वो भावना उभारे ताकि ब्रिटिशों के समक्ष खड़ा होने की ताकत वो पा सके। मतलब आत्मसम्मान रहेगा कि मैं जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपका कहा नहीं मानूंगा। ये असल में कहने की कोशिश की जा रही है इन नेताओं के द्वारा। जैसे इसमें और भी आप जोड़ दीजिए, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद को जोड़ दीजिए। विवेकानंद भी राजनेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव से, अपने विचारों से इस प्रकार की बातों को स्थापित किया जिसमें भारतीय अपनी परंपरा को श्रेष्ठ मान सके। तो तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आत्म स्वाभिमान को उभारने का कार्य किया। वस्तु ऐसे अनेक उपाय किए गए जिसके माध्यम से भारतीयों के मन में भी यह धारणा स्थापित की जा सके वे श्रेष्ठ हैं, इनकी परंपराएं श्रेष्ठ है और किसी भी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना अल्प संसाधनों से भी करने में सक्षम है। इसके लिए आप देखेंगे कि कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे शिवाजी महोत्सव मनाया गया। शिवाजी का नाम आपने सुना है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मराठों के क्षेत्र में शिवाजी एक पूजनीय व्यक्ति है। तो शिवाजी की पूजा मराठी लोग क्यों करेंगे, या क्यों शिवाजी महोत्सव मनाने से क्या राष्ट्रीय आंदोलन को फायदा होगा। तो शिवाजी यहाँ पर एक प्रतीक हो जाएंगे, एक मतलब एक मान लो कि आइडल हो जाएंगे, जो यह दिखाता है कि बहुत ही कम संसाधन था शिवाजी के पास और फिर भी उसने बहुत बड़े विशाल साम्राज्य मुगलों का सामना किया। मुगलों के सामने शिवाजी की हैसियत नहीं थी, बहुत छोटी सी थी, एक छोटे से क्षेत्र में। जैसे औरंगजेब शिवाजी को क्या कहा करता था, ये पहाड़ी चूहा है, मानता था कि छोटा मोटा भूमिया है, भूमिया मतलब जमींदार है, छोटा मोटा भूमिया है। कहाँ मुगल साम्राज्य, कहाँ शिवाजी, लेकिन शिवाजी ने क्या टक्कर मुगल साम्राज्य को दिया, भयंकर टक्कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे 20 साल तक औरंगजेब को साउथ में रोकने में सफलता पाई और अपना राज्य भी स्थापित कर लिया। तो अगर शिवाजी महोत्सव मनाने की बात की जा रही है तिलक के द्वारा, तो यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से मराठों ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था कम संसाधन होने के बावजूद भी, तो भारतीय भी ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष कर पाए। उसी तरह से जैसे गणेश महोत्सव मनाया गया। गणेश महोत्सव मनाने के पीछे की क्या अवधारणा है, तो गणेश महाराष्ट्र क्षेत्र के जन जन में या कण कण के देवता है। गणेश की अवधारणा वहां पर खास करके महाराष्ट्र क्षेत्र में है और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर हम सभी वर्गों को एक कर सकते हैं। यानी समाज क्या होता है, जाति में बटा होता है, धर्म में बटा होता है, और गणेश चूंकि वहाँ के सर्वमान्य देवता हैं, तो अगर उनके महोत्सव को आयोजित करते हैं तो सभी वर्ग के लोग उसके साथ जुड़ पाएंगे, और जब सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे तभी तो राष्ट्रीय संघर्ष मजबूत हो पाएगा। इस तरह के उपाय किए गए इन दो लोगों के द्वारा ताकि आत्मस्वाभिमान भी जगे और ब्रिटिशों के खिलाफ जनता को संघर्ष करने के लिए तैयार भी किया जा सके। ये सारी कहानी इसके साथ हो रही है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहां पर, हाँ, इसका क्या मतलब है कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आत्मस्वाभिमान आदि को बढ़ाने का कार्य किया और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। जो उदाहरण यहां पर दे सकते हैं वह हो जाएगा आपका इस रूप में। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो किस प्रकार से उदाहरण होगा, जरा इसको देख लेते हैं। और यह उदाहरण हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे 1893 में उन्होंने क्या किया, गणपति उत्सव का आयोजन किया। 1893 में
क्या किया, गणपति उत्सव का आयोजन किया। और फिर 1-2 साल के बाद 1893 में हो गया, और 1895 में हम क्या देखते हैं, 95 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया गया। किसके लिए, महोत्सव का आयोजन किस लिए किया गया, यह किया गया जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, जनता को संगठित करने के लिए, जनता को सांस्कृतिक मुद्दों के आधार पर संगठित करने के लिए, मुद्दों के आधार पर संगठित करने के लिए। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं, क्या इंपैक्ट आप समझ पाए? अगर तिलक के द्वारा यहाँ पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है या शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका प्रतीक क्या है, क्यों किया जा रहा है? क्या गणेश भगवान की पूजा करना उद्देश्य है? तो नहीं, उद्देश्य है यहाँ पर कि जन जागरूकता फैलाई जाए, जनता को ऐसे मुद्दों पर संगठित किया जाए। प्रायः जनता ऐसे मुद्दों पर संगठित हो भी जाती है। ऐसे आपको कोई बुलाए तो जाएंगे, मेला में देखिए हजारों लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि सबका एक कॉमन मोटिव हो जाता है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आधार पर हम जनता को एकत्र करते हैं, और जब जनता एकत्र होती है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं कि कैसे हम विदेशी शासकों के खिलाफ प्रतिकार करें। वैसे अगर यहाँ पर ले तो थोड़ी जानकारी यहाँ पर तिलक की ले लेनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक 1-2 इंफॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा तो आप यहाँ पर ले सकते हैं इसको। जैसे सभी के बारे में हमें तो नहीं पढ़ना है कि क्या जीवनी है नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में हल्का जो 1-2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्वेश्चन की तरफ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे इनके द्वारा कुछ शैक्षिक कार्य किए गए थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ शैक्षिक कार्य किए गए थे। क्या किया गया था? जैसे हम देखते हैं कि जन्म होता है इनका 1856 में। जन्म कब होता है? 1856 में। यानी 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तब 1 साल के रहे होंगे बाल गंगाधर तिलक, है ना? यही तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कुछ हिडन मीनिंग होता है। अब यहां पर सीधा लिखा गया जन्म 1856, हमने याद कर लिया जन्म 1856, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। अब हमें तुलनात्मक रूप से देखना होगा। 1856 का वर्ष है तो 1856 के आसपास हम क्या देखते हैं कि 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। फिर 1857 में हम देखते हैं कि यहां पर 1857 का विद्रोह भी हुआ था। यानी लगभग इनका जन्म उसी समय हो रहा था जब भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। मुंबई कॉलेज से हम क्या देखते हैं? मुंबई या बंबई करेंगे यहां पर, बंबई कॉलेज से, बंबई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने क्या किया? कॉलेज से स्नातक किया, स्नातक की उपाधि ली। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हुई कब थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज का मतलब है ऐसा कॉलेज जो प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ हो। प्रेसिडेंसी कितने? 3 है, एक मद्रास है, एक बंबई है, एक बंगाल यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, या बंगाल प्रेसिडेंसी कही। तो यहां पर बंबई प्रेसिडेंसी में 1856 के बाद जब चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ने ही कहा था कि लंदन कॉलेज की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय बनाइए आप, और इस आधार पर प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? स्नातक की शिक्षा ली थी। फिर हमने क्या देखा कि 1880 में हम क्या देखते हैं? इन्होंने 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर या स्थापना में सहयोग किया, जो आगे फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में जाना गया, जो आगे फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में जाना गया।
जो आगे फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रख्यात हुआ, फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जैसे हम देखते हैं प्रकाशन किया, जैसे आप मराठा और केसरी देखेंगे, प्रकाशन किया। यहां लेंगे जैसे मराठा अंग्रेजी भाषा में, मराठा को मराठा भी कहते हैं, और केसरी जो हो जाएगा वह हो जाएगा मराठी भाषा में इस दोनों पत्रिका का प्रकाशन किया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा अतिरिक्त नॉलेज ले लेते हैं। यहां पर जो हमने देखा कि यहां पर मराठी और अंग्रेजी में मराठा और केसरी जो है वह मराठी भाषा में किया गया, केसरी मराठी भाषा में। और कब किया गया? 1899 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जाता है। यह था एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए कि 1893 में गणपति उत्सव का आयोजन किया गया, 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको यह सोचना है, दिमाग में बिल्कुल फीड करना है कि यह प्रकाशन क्यों होता है या इस प्रकार के आयोजन को क्यों किया जाता है। क्या वो धार्मिक थे? क्या बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक व्यक्ति थे? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उन्होंने अगर धार्मिक प्रतीकों का भी सहारा लिया तो सिर्फ इसलिए कि जनता को एकत्रित किया जा सके, जनता को एकत्रित करेंगे तभी उसमें जन जागरूकता फैलाई जा सकेगी। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें एडिशनल लेनी पड़ रही है। फिर हम देखते हैं कि अगर ये जागरूकता अगर फैल रही है और इसमें अगर देखें बंगाल के क्षेत्र में, तो ये तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में हम देखते हैं, और अगर हम बंगाल के क्षेत्र में देखते हैं तो यहां पर खास करके बंगाल के क्षेत्र में दो नेता बड़े प्रमुख हो जाते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं बंगाल क्षेत्र में उग्रवादी विचारधारा को बढ़ाने में दो नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण था। कैसे महत्वपूर्ण था? एक देखेंगे राजनारायण बोस। ध्यान रखिएगा, एडवांस लेवल पर भी इनकी चर्चा हम नहीं सुनते हैं। एक हो जाएगा राजनारायण बोस और दूसरा हो जाएगा आपका अश्वनी कुमार दत्त। इनकी तो चर्चा सुनते हैं, अश्वनी कुमार दत्त। इन दोनों का योगदान बंगाल क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। बंगाल क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर और भी नेता आ जाएंगे आपके, विपिन चंद्रपाल हो जाएंगे, अरविंद घोष आदि नेता कहां के हो जाएंगे? बंगाल। जैसे हमने तिलक को देखा महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वैसे ही इन नेताओं को देखा बंगाल के क्षेत्र में। इन लोगों ने जनता में उसी प्रकार की जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश की जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया बंगाल और इसका। और एक पंजाब के एरिया में भी हम देखते हैं, दो नेता बड़े फेमस रहते हैं। पंजाब के बुक में 1889 है क्या? 1880, हाँ सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया था, सॉरी 99 मैंने लिख दिया, 1889 ही कर दीजिए, 1889 ही कर दीजिए, वही ठीक रहेगा। मैंने ही गलती से 99 लिख दिया, 89 कर दिया, यही ठीक था, मैंने 99 लिख दिया। यहां हमने बंगाल के क्षेत्र में उग्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के में दो नेताओं का योगदान महत्वपूर्ण था, राजनारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त और विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। यहां दो नेता नहीं होगा, फिर अगर दो नेता है, मैंने नेताओं की संख्या बढ़ा दी, तो इन नेताओं को हम कर सकते हैं, इन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इन नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान महत्वपूर्ण था। राजनारायण बोस है, अश्वनी कुमार दत्त है, विपिन चंद्रपाल है, अरविंद घोष है। बंगाल के क्षेत्र में हो गया। अगर पंजाब के क्षेत्र में देखा जाए
पंजाब क्षेत्र में देखा जाए, पंजाब क्षेत्र के उग्रवादी नेता, उग्रवादी विचार के नेता, विचार के नेता अगर देखें तो यहां पर हो जाएंगे आपके लाला लाजपत राय, लाजपत राय हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा आपका अजीत सिंह जी, अजीत सिंह यानी सरदार अजीत सिंह। ये भगत सिंह के चाचा भी थे, सरदार अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चाचा जी भी थे, और इन्होंने ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे बढ़ाने की कोशिश की। इन सबका मत था कि क्या करना होगा, यहां पर भारतीयों को मुक्ति अपने ही प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। उपरोक्त सभी नेताओं का मानना था कि भारतीयों को मुक्ति अपने ही प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, भारतीयों को मुक्ति अपने ही प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। इससे आत्मसम्मान का, आत्मविश्वास का भाव बढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए क्या होता है, करनी होगी, तथा इसके लिए बलिदान भी करना होगा। बलिदान का मतलब हत्या नहीं, बलिदान भी करना होगा, अपने स्वार्थ का बलिदान करना होगा, अपने धन का बलिदान करना होगा, अपने जीवन का बलिदान करना होगा, कुछ भी हो सकता है। बलिदान का मतलब हमेशा हत्या नहीं होता है। अपने स्वार्थों का, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करना होगा, अपने समय का बलिदान करना होगा, अपने ज्ञान का बलिदान करना होगा, और अपने संसाधनों का भी बलिदान करना पड़ सकता है। इन सभी नेताओं का मत था कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, अपने प्रयासों को आगे जारी नहीं रखेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। ब्रिटिशों के द्वारा हमारा शोषण होता ही रहता है। ठीक है, 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा शिविर, आपके लिए आज ही खत्म हो गया। इसके तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे यहां पर होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके साथ और देखते हैं कि इस कालखंड में उग्रवाद के या उग्रवादी विचार के उद्भव के पीछे कुछ विदेशी कारकों को भी स्वीकार किया जाता है, कुछ विदेशी घटनाओं को भी स्वीकार किया जाता है, कुछ विदेशी घटनाओं के प्रभाव को भी स्वीकार किया जाता है, जैसे स्वीकार किया जाता है। और यहां लेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल लेंगे किस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। जैसे हम क्या देखते हैं, 1868 के पश्चात जापान के विकास ने भारतीयों को या भारतीय युवाओं को प्रभावित किया था। वस्तुतः जापान सैन्य शासन के अधीन जिस प्रकार से तरक्की कर रहा था, उसने भारतीयों को भी प्रेरित किया। क्यों प्रेरित किया? क्योंकि जापान क्या है, जापान पहले ब्रिटिशों के अधीन था, क्योंकि जापान एक एशियाई देश था तथा पहले यह भी ब्रिटिशों के अधीन ही था। अब क्या कह रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं।
उपरोक्त सभी नेताओं को हमने भारतीय प्रभाव को देखा कि भारत में किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न होता है। जरा इस लाइन को अलग से समझते हैं। इस कालखंड में उग्रवादी विचार के उद्भव के पीछे कुछ विदेशी घटनाओं के प्रभाव को भी स्वीकार किया जाता है। जैसे 1868 के पश्चात जापान के विकास ने भारतीय युवाओं को प्रभावित किया था। वस्तुतः जापान सैन्य शासन के अधीन या जापानी सैन्य शासन के अधीन, या कह सकते हैं जापान देश की बात हो रही है, जापान अपने सैन्य शासन के अधीन जिस प्रकार से तरक्की कर रहा था उसने भारतीयों को भी एक तरह से प्रभावित किया, प्रेरित किया, क्योंकि जापान एक एशियाई देश है और पहले यह भी ब्रिटिशों के अधीन ही रह चुका था। अब समस्या ये होती है कि हम ये मानते हैं कि यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं। हमारे मन में यह अवधारणा बिठा दी गई है कि यूरोप के लोग श्रेष्ठ होते हैं और वो हमारे ऊपर शासन करने के लिए उत्तरदायी होते। एशियाई देश के लोग गरीब होते हैं, उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती है, अशिक्षा है, आदि आदि सभी फैक्टर को हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया था भारतीयों के मन में। भारतीयों को लगता था कि जब तक यूरोपीय लोग हमारे ऊपर शासन नहीं करेंगे हम आधुनिक होंगे ही नहीं। अब जापान ने दिखा दिया कि यूरोप की जरूरत नहीं है। जापान के संसाधनों का भी ब्रिटिशों ने बुरी तरह से दोहन किया था। जापान पर भी इसने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन ना केवल जापान स्वतंत्र होता है बल्कि वहां पर सैनिक शासन स्थापित होता है। सैनिक शासन किसको कहते हैं? यानी जो शासन सेना के द्वारा चलाया जाता हो। तो सैनिक शासन के अधीन जापान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, सब क्षेत्र में बहुत मजबूत होता जा रहा था, आर्थिक विकास भी हो रहा था, सैनिक एक महाशक्ति बन करके वह उभर रहा था। तो भारतीयों को लगा कि जब एक छोटा सा देश जापान ब्रिटिशों का मुकाबला कर सकता है, अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, तो भला भारतीय क्यों नहीं कर सकते। एक तरह से इस दिशा में भी बच्चों ने, मतलब जो युवा वर्ग है वह सोचना शुरू कर देता है, वह भी एक उग्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी कारक हो जाता है। इस कालखंड में उग्रवादी विचार के उद्भव के पीछे कुछ विदेशी घटनाओं के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। 1868 के पश्चात जापान के विकास ने भारतीय युवाओं को प्रभावित किया। वस्तुतः जापान सैन्य शासन के अधीन जिस प्रकार से तरक्की कर रहा था उसने भारतीयों को भी प्रेरित किया, क्योंकि जापान एक एशियाई देश है और पहले यह भी ब्रिटिशों के अधीन रह चुका था। इसने यहां पर प्रभावित किया देश के युवाओं को कि भाई जापान अगर एशियाई देश होने के बावजूद तरक्की कर सकता है तो भला हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते, हमारी तरक्की यहां पर क्यों नहीं हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि 1896 में आगे हम क्या देखते हैं, आगे इसी छोटे से जापान ने पराजित कर दिया, रूस को पराजित कर दिया। जापान ने विशाल रूसी साम्राज्य को पराजित किया। जापान ने विशाल तथा शक्तिशाली रूस को पराजित कर दिया। शक्तिशाली रूस को 1905 के युद्ध में पराजित कर दिया। इससे यह मान के चलते हैं कि कोई बड़ा छोटा देश नहीं होता है, लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। 1896 में इथियोपिया में इटली की पराजय हो जाती है। इटली की भारी पराजय होती है। उपरोक्त घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि यूरोपीय शक्ति अजेय नहीं है। यूरोपीय शक्ति हम क्या देखते हैं, अजेय नहीं है। इससे भारतीयों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है। इटली की पराजय हुई। उपरोक्त घटनाओं ने यह स्थापित कर दिया कि यूरोपीय शक्ति भी अपराजय नहीं है। पराजय नहीं है, अर्थात इन्हें संगठित होकर पराजित किया जा सकता है।
संगठित होकर पराजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा, भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ता है, भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा। घटनाओं का प्रभाव होता है, यानी हमने जब विदेशी शक्ति के देखा, ऐसे शक्तियों के द्वारा यूरोपीय देशों की पराजय की जा रही है। जैसे इथियोपिया एक छोटा सा अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीकन देश है इथियोपिया, अभी भी आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। इथियोपिया में एक अडोवा की लड़ाई होती है। हुआ क्या कि इटली के ठीक नीचे आप देखेंगे, जैसे आप मैप को अगर देखें तो मैप में शायद ये बातें समझ में आएगी। वैसे तो आपको मैप जब तक समझ खुद नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। मान लो कि ये आपका ये यूरोप, ये है इटली, ये क्या है, इटली है। और इटली ने क्या किया कि भूमध्य सागर पार करके इथियोपिया पर, अब तो खैर भौगोलिक सीमा अलग हो गई, इथियोपिया पर हमला कर दिया, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे भौतिक संसाधन थे तो सोचा कि इसको भी लूट लेते हैं। लेकिन यहां आकर के एक युद्ध में वो फंस जाता है, बुरी तरह से उलझ जाता है, और यहां पर इटालियन सैनिकों की बुरी तरह से हार हो जाती है। अब हम जब यह मान के चलते हैं कि यूरोप की शक्तियां पराजय है, उसको पराजित किया ही नहीं जा सकता। भारत में तो यही देखा गया था कि भारत में यूरोपीय सेना ने सभी देशी रियासतों को पराजित कर दिया था। तो भारतीयों के मन में लगता था कि भाई ब्रिटिश तो अपराजय है, उसको पराजित किया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी घटनाओं ने यह स्थापित कर दिया कि यूरोपीय शक्ति भी अपराजय नहीं है, उसको पराजित किया जा सकता है कई तरीके से। और यहां हम देखेंगे कि अगर भारत यहां पर देखें, ये मान लीजिए जापान है, और जापान ने रूस को पराजित कर दिया, ये रूस का एरिया है, रूस को पराजित कर दिया, तो इसका मतलब यह भी माना गया कि एक छोटा सा द्वीपीय देश रूस जैसे बड़ी महाशक्ति को पराजित कर सकता है। तो भारतीयों में एक आत्मविश्वास का बोध उत्पन्न होता है, लगता है कि शायद हम लोग भी कभी ना कभी ब्रिटिशों को पराजित कर पाएंगे, ब्रिटिशों को यहां पर भगा पाएंगे, पराजित किया सकता है। इससे भारतीयों में अत्यधिक आत्मविश्वास बढ़ा। भारतीयों ने उपरोक्त सभी प्रेरक कारकों ने, उपरोक्त सभी घटनाओं तथा प्रेरक कारकों ने भारतीयों के मन में यह स्थापित कर दिया, कि भारतीय भी क्या होते, स्थापित कर दिया कि भारतीयों के कष्ट का एकमात्र कारण, भारतीयों के कष्ट का एकमात्र कारण ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जा रहा शोषण है, जिसे हर हाल में दूर करना होगा। शोषण है जिसे प्रार्थना तथा प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं, जिससे ऐसे कर देंगे, है जिससे छुटकारा किससे मिल सकता है, छुटकारा प्रार्थना तथा प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं, बल्कि आंदोलन के माध्यम से ही पाया जा सकता है, अतः से पाया जा सकता है। एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद के विकास का ये कारक हो जाता है, पाया जा सकता है। भारतीयों के मन में लिख देंगे, फलतः इस कालखंड में उग्रवाद का विकास हुआ, उग्रवादी विचारधारा का विकास हुआ, विचारधारा का विकास संभव हुआ। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो यहां पर यही प्रश्न पूछा जाएगा
उपरोक्त सभी घटनाओं तथा प्रेरक कारकों ने भारतीयों के मन में यह स्थापित कर दिया कि भारतीयों के कष्ट का एकमात्र कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जा रहा शोषण है, जिससे छुटकारा प्रार्थना तथा प्रतिवेदन के माध्यम से नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से पाया जा सकता है। फलतः इस काल में उग्रवादी विचारधारा का विकास संभव होता है। तो अभी तक जो हमने 1 घंटे में विचार व्यक्त किया है वह इसीलिए यही किया है कि भारत में उग्रवादी आंदोलन के विकास के क्या कारक रहे हैं। यह सेपरेट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं इस सप्ताह का, चूंकि कल से मंडे स्टार्ट होने ही वाला है, तो मंडे का प्रश्न मैं आज ही पूछ देता हूं। आप लोग चाहे तो इसको लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन वही बच्चा लिख पाएगा जो कि कल की क्लास के साथ मिला करके इसे पढ़ेगा और यह पॉइंट निकाल पाएगा कि भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के क्या कारक रहे हैं। यह हमें पॉइंट सारे मिलेंगे, कल वाले और आज वाले को मिला करके सेपरेट पॉइंट है। इतना सारा कुछ नहीं लिखना है, इतना सारा लिखने लगेंगे तो पता चला 4 पेज में आपने एक ही क्वेश्चन लिखा। इतना नहीं लिखना है, आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड में ही लिखना होता है। तो जो मेन पॉइंट है उसको या तो पिक कीजिए या 2-4 पॉइंट को मिला करके एक पॉइंट बनाइए। लेकिन ये जब 2-4 पॉइंट को मिला करके एक पॉइंट बनाएंगे तो आपको यह निश्चित रूप से देखना होगा कि भाषा की संरचना खराब नहीं हो। अधिकांश बच्चों में, जो अभी मैंने कॉपी चेक किया है, अधिकांश बच्चों में भाषा की संरचना नहीं बन पा रही, यानी लिखना कुछ चाहते हैं, भाव कुछ आता है। संज्ञा सर्वनाम का उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पर संज्ञा का प्रयोग होगा, कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होगा, इसलिए आप गलती कर जाते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, इन गलतियों से हमें बचना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सोच सोच करके लिखेंगे तो काम हो जाएगा। मैं प्रश्न दे ही देता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन में दे देता हूँ कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में या 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीति में या भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उद्भव के क्या कारण, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उद्भव के क्या कारण थे, उद्भव के क्या कारण थे, विश्लेषण करें और यह करना है आपको 200 वर्ड में और 10 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। और मेल होगा आपका सिविल सर्विसेज rwa@gmail.com। जिन बच्चों को PDF नहीं बनाने आता है वो पहले PDF बनाएंगे, मेल नहीं करना होता है, आप मेल करेंगे, PDF भेजना है। PDF क्या होता है ये सब बातें क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव के क्या कारण थे, विश्लेषण करें। एक सामान्य सा प्रश्न होगा और यह प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के साथ जुड़ेगा, ठीक है। आंसर में जो आप लिखते हैं कि वही लिख देंगे सर, इसलिए पूछ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता है। तो अभी आप आंसर लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। देखिए एज इट इज तो आप नहीं लिख पाएंगे ना। वंदना, जो मैंने बोर्ड पर लिखाया है यह तो एक टॉपिक को पढ़ाया है, आपको लिखना है एक क्वेश्चन को पढ़ना है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है ना कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उद्भव के क्या कारण थे। और अभी जो 1 घंटे से वार्ता हो रही है आपके माध्यम से वह क्या है, वह यही बताया जा रहा है कि भारतीय उग्र राष्ट्रवाद के क्या कारण रहे, यही बताया जा रहा है ना। इसमें समझना क्या है, फिर समझना यह है कि प्रश्न में पूछा गया है कि उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण थे और बोर्ड पर लिखा गया है कि उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण रहे हैं, कौन कौन से कारण रहे। तो उसे ही हमें क्या करना है, संक्षेप में अपनी भाषा में इन्हीं पॉइंट्स को याद करके लिख देना है। याद नहीं होता है तो देख करके पहले लिख लीजिए, और आपको लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया फिर मत लिखिए, क्योंकि इसका मतलब है कभी एग्जाम के ऊपर जाने में या एग्जाम के जिस एग्जाम के लिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं
वह पीसीएस है, यानी यूपी पीसीएस मेंस के लिए मैं लिखवा रहा हूं। इसका मतलब होगा कि आप अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपकी समझ जब बनेगी तब आंसर लिखेंगे। समझ तो बनेगी, आज बने कल बने 2 साल के बाद बने, समझ तो हमारी बन जाएगी, लेकिन हम जब और एडवांस पर चले जाएंगे, थोड़ा और उम्र बढ़ जाएगा और लगातार पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे बातें हो जाएगी। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनके पीछे एक ही दोष है कि वो परीक्षा के पैटर्न को नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे। हृदय पर हाथ रख करके पूछिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं इसको पढ़ने की मजबूरी क्यों, कि आपने 999 रुपये में देकर के कोर्स ले लिया इसलिए पढ़ रहे हैं, या आपको इसके माध्यम से कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम कौन सा क्वालिफाई करना है? तो या तो यूपीपीसीएस, जो जिससे आप डिप्टी एसपी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, वह एग्जाम क्वालिफाई करना है, या इससे आपको आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे अधिकारी बनने का एग्जाम क्वालिफाई करना है। और वहां पर यही प्रश्न पूछा जाता है जो बोर्ड में लिखा गया है। तो पहले तो आपको एग्जाम के बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि आपके पहुंच से बाहर हो, आप सोचते ही नहीं हो कि अभी मुझे यूपीपीसीएस क्वालिफाई करना है, तो फिर आप क्यों लिखेंगे इस आंसर को? आपको लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेकार का समय व्यर्थ हो जाएगा। आप जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते उसकी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यही एग्जाम क्वालिफाई करना है, पहले एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, जो कि यूट्यूब पर भरपूर पैमाने पर बताया जा चुका है कि एग्जाम क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, पीटी क्या होता है, मेंस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर क्या है, सेकंड पेपर क्या है, सारी बातें बताई जा चुकी है। तो पहले उसको समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे और फिर आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तभी तो अंदर से जान आएगी, तभी तो आप समझ पाएंगे कि मुझे लिखना क्या है। खाली बोर्ड देख करके लिख लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप एग्जाम के बारे में श्योर नहीं है कि कौन सा एग्जाम आपको देना है। ठीक है, एक बार मैं चैट देखूंगा, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। हमने देखा कि बहुत सारी घटनाओं को हम क्या देखते हैं, अभी यहां पर इसकी चर्चा ही नहीं। धर्मेंद्र कुमार जी क्यों बता देंगे दक्कन में किसान विद्रोह हुआ है? क्यों यहां पर बताएंगे? जब उसकी चर्चा नहीं हो रही है तो उसकी चर्चा यहां क्यों करेंगे? आपने कहीं पढ़ लिया तो उसकी चर्चा यहां क्यों किया जाए? बताइए। वो टॉपिक के साथ करना होगा, अगर इसमें आता है तो यहां करेंगे, और नहीं तो एडवांस लेवल पर उसकी चर्चा होगी। ये एनसीईआरटी सार है ना बच्चे। मैं तो बता दूंगा कि वहां पर कपास की समस्या आई थी, उसकी वजह से 1875 में आंदोलन हुआ था, लेकिन बीच का मैं क्यों उठा करके बताऊंगा, मुझे ये समझ में आपके अनुरोध नहीं आए। तो अनुरोध तो वही करेंगे जो चैप्टर क्यों लिखाया जाता है। चैप्टर टू चैप्टर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच का चीज आपको याद आ जाए, उसको हम यहां बता दें, ये उपयुक्त रहेगा। मेरे विचार से नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से सोचते हैं और क्लास को अपने हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं बंगाल का विभाजन यहां पर होता है। बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है बच्चे, आगे से मैं प्रयास करूंगा कि संडे को क्लास ना लूं, क्योंकि मेंटली आप लोग थोड़ा सा तैयार नहीं है संडे के लिए, क्लास के लिए। मैंने सोचा था क्लास थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, 2 दिन बीच में छुट्टी हुई थी, उसको मैं मेकअप करना चाह रहा था। वैसे तो ऑफिशियल छुट्टी है, आज तक कोई क्लास नहीं चल रही है। मैंने सोचा थोड़ा बच्चों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन मैं ये हेल्प आगे नहीं, मतलब आपकी सुविधा को देखते हुए करना चाहूँगा कि संडे की क्लास के लिए आप लोग फिट नहीं होते हैं, मतलब तैयार नहीं रहते। तो मेरे विचार से अगर क्लास बंद होती है तो बंद करेंगे, लेकिन आपको 4 बजे शाम को ही क्लास दिया करेंगे, क्योंकि आप लोग उसी टाइम में फिट बैठते हैं, वही देंगे। तो बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, अब ये टॉपिक जो आया है वह इसी का समानांतर है, इसी का विकास। जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास हमने देखा, उसी का अगला डेवलपमेंट हम देखते हैं, एक मूवमेंट के रूप में सामने आता है, एक आंदोलन के रूप में सामने आता है। अभी हमने बात करी कि जो उदारवादी थे वो आंदोलन चलाना नहीं चाहते थे, जो उग्रवादी समूह थे वो बार बार चाहते थे कि आंदोलन चलाया जाए, और आंदोलन चलाएंगे तभी ब्रिटिशों के द्वारा सुधार किया जाएगा। अगर केवल हम मांगे, प्रार्थना, प्रतिवेदन के माध्यम से करेंगे तो हमारे लिए कोई सुधार ब्रिटिशों के द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्या करना है? हमें आंदोलन चलाना है, और आंदोलन चलाने के लिए तो भाई बहुत ताकत की जरूरत होगी, उसके लिए वैचारिक समर्पण भी होना चाहिए। अब एक वर्ग कहेगा कि आंदोलन चलाना चाहिए, और एक वर्ग कहेगा कि आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, तो आप किसकी बात मानेंगे? तो ऐसे में एक कभी फैक्टर ऐसा आ जाता है, ऐसा कोई कारक उत्पन्न हो जाता है जो कि आंदोलन चलाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे अभी एक फैक्टर क्या हुआ
कि जो बंगाल का प्रांत देखते हैं, बंगाल का नाम आपने सुना है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। बंगाल उस समय उसकी संरचना अलग होती थी, यानी संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा एक होता था। अगर मैं यहाँ पर मैप में आपको दिखाऊं उस समय का बंगाल कैसा रहा होगा, तो आप जहां तक मैं सर्किल डाल दूंगा उसको जरा समझ लीजिएगा। जहां तक मैं सर्किल डाल देता हूं, जैसे मान लो कि मैं इस कलर में लूं, यह जो एरिया है आपका बांग्लादेश है, यह है बंगाल, ऊपर बिहार है और नीचे ओडिशा है। यहां पर जो एरिया होगा इस समय का इस प्रकार से बना होगा। इतना था बंगाल। इस समय का बंगाल क्या होगा? 1905 का बंगाल इतना था, बंगाल इतना था। और वर्तमान में इस एरिया में कौन कौन आता है? वर्तमान में इसमें कौन कौन क्षेत्र है? इसमें जो क्षेत्र है वो हो जाएंगे, बिहार हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, और एक हो जाएगा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल पहले, लेकिन सबको हम क्या देखते हैं, ये तीनों एरिया भारत में है। और ये है आपका बांग्लादेश। नाम आपने सुना होगा, बांग्लादेश एक देश का नाम है। बांग्लादेश क्या? एक कंट्री है, वर्तमान में अलग कंट्री है, जो भारत का पार्ट नहीं है। जैसे पाकिस्तान भी अलग कंट्री है, अब भारत का पार्ट नहीं है। बांग्लादेश भी अलग कंट्री है, जो भारत का पार्ट नहीं है। लेकिन बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट है। ठीक है। तो लेकिन उस समय की जब हम बात करें 1905 का, यानी 1905 ईस्वी की बात करें, तो उसमें बंगाल जब हम शब्द यूज करते थे कि एक बंगाल राज्य है, तो बंगाल के अधीन बिहार भी आ जाता था, ओडिशा भी था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल सब आ जाता था। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। यहां पर राष्ट्रवादियों के द्वारा, यानी भारतीय नेताओं के द्वारा अक्सर मांग की जाती थी कि बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाए। क्यों किया जाए? कि इस बंगाल में हम बांग्ला भाषी भी लोग देखते हैं, हिंदी भाषी भी देखते हैं, यानी जो हिंदी भाषा बोलता है वह भी है, ओडिया बोलने वाले भी लोग हैं। अब ऐसा कौन सा, जैसे कांग्रेस ने कहा बार बार कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, तो ऐसा कोई भी एक राज्य नहीं होना चाहिए जहां की अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, कोई बुंदेलखंडी बोलता हो, कोई अवधी बोलता हो, कोई अन्य भाषा लखनवी बोलता हो। अब लखनऊ और अवध तो एक जैसा ही, कोई भोजपुरी हो सकता है बोलने वाला प्रांत, कोई बुंदेलखंडी, कोई रोहेलखंडी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषाएं हो सकती है। लेकिन कॉमनली भाषा क्या है? हिंदी से ही निकली हुई ये बोलियां हैं। बांग्ला क्या है? अपने आप में भाषा है। ओडिया क्या है? अपने आप में भाषा है। यानी एक ही प्रांत में, जो इतना विशाल प्रांत है, उसमें अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं। तो बंगाल के विभाजन की मांग तो राष्ट्रवादियों द्वारा भी की जाती थी कि आप हिंदी भाषा वाले को अलग कर दीजिए और बांग्ला भाषा वाले को अलग कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिशों ने जो बंगाल विभाजन का रूप दिखाया, वह भाषा के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर दिखाया। जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाना, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाना, इस प्रकार का विभाजन किया। यानी जनता को, सामान्य जनता को, बंगाल की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई, जिसको हम कहते हैं फूट डालो राज करो की नीति। इसके खिलाफ भारतीयों में बड़ा संतोष उत्पन्न होता है कि ऐसा आप कैसे करिएगा भाई, बंगाल का विभाजन आपको करना था तो मेरे हिसाब से करना चाहिए था, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, धर्म के आधार पर विभाजन क्यों कर रहे हैं। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों धर्मों के लोग, जो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे थे, उनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जा रहा था। लेकिन अगर आप हिंदुओं को अलग कर देंगे, मुस्लिमों को अलग कर देंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इस क्रम से, इस कारण से भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया बंगाल विभाजन का। और बंगाल विभाजन के विरोध के संदर्भ में ही एक मूवमेंट चलाया गया, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्व मतलब अपना होता है, देशी मतलब देश का होता है, यानी अपने देश का आंदोलन। अपने देश का आंदोलन मतलब हुआ कि भारत में विदेशी तत्वों को हटाना। विदेशी तत्व कौन है? ब्रिटिश हैं। विदेशी तत्वों को हटाना, विदेशी शासन को हटाना, विदेशी शिक्षा को हटाना, विदेशी कपड़े को हटाना, विदेशी आचरण को हटाना।
इस तरह से मूवमेंट चलाया गया जिसमें कहा गया कि हम अपनी प्रथा को स्थापित करेंगे, अपने कपड़े को पहनेंगे, विदेशी कपड़े को पहनेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ब्रिटिश यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे और ब्रिटिश भारत छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और जिस वजह से यह मूवमेंट चलाया गया था वह बंगाल विभाजन का मूवमेंट था, यानी बंगाल विभाजन का यह आंदोलन था। कुछ बातें समझ में आई या कुछ नहीं समझ में आया, जब तक हम मैप नहीं देखेंगे, जब तक हम मैप को बढ़िया से नहीं समझेंगे कि ये भारत का भाग है, कौन सा भाग है, यहाँ वर्तमान में राज्य क्या है, तब तक मेरी कोई बातें समझ में आपको नहीं आएगी। तो अब जरा आप कंफर्म कर दीजिए क्या क्या बातें समझे, ताकि मैं उस चैप्टर की शुरुआत कर सकूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वह बच्चों को समझ में आया भी होगा या नहीं होगा। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, मैं करता हूं। ठीक है वंदना, आपको समझ में आता है, अन्य बच्चों को भी देखेंगे ना। प्रीति जी, हाँ मंजू, ब्रिटिशों ने तोड़ने मोड़ने में और फूट डालो राज करो की नीति अपनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जरा बताइए आप। धर्मेंद्र जी, क्या समझ में आ रहे हैं? अंशु यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार जरा कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक जो बातें हैं जो मैंने अभी समझाया कि जो बंगाल विभाजन किया जाना है वह असल में क्या किया जाना था, क्या करने की कोशिश ब्रिटिशों के द्वारा की जा रही है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है ब्रिटिशों के द्वारा, क्या आप ये कंफर्म कर पाएंगे? तो जल्दी देखेंगे। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मैं यही मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब तक थोड़ी बहुत बातें यहाँ नहीं समझ पाएंगे फिर आगे चल करके दोबारा रिवीजन भी नहीं आप करेंगे, जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको आगे चल करके दिक्कत ही होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों ने कहा समझ में आ रहा है। अब आते हैं उस टॉपिक पर, और इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। जो पहले क्वेश्चन मैंने दिया उसको क्या करना है, मैटर को देखना है, जो PDF मैंने आपको लिख करके दिया है उसी मैटर को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो आपको कारण दिखने लग जाएंगे। अगर 5-6 कारण भी आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, फिर आप का आंसर पूरा हो जाएगा। आराम से लिख करके भेजिए, क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो मैं आपको 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का मैक्सिमम मैं एक सेट बना के दे दूंगा मुख्य परीक्षा के लिए, जिसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैं चेक करता रहूँगा। मतलब आपको जब मर्जी हो तब आप लिखिए, उसके के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं हो, आप अपना लिखते रहेंगे, मैं उसको चेक करता रहूँगा। आप जैसे भेजेंगे मैं चेक कर दूंगा। 1 सप्ताह का समय लेकिन लग जाता है। लेकिन जो क्लास में कराया जा रहा है उसको तो आपको रियल टाइम में चेक करना ही चाहिए या चेस करना ही चाहिए। तो अगर बंगाल विभाजन देखते हैं तो उसके लिए देखते हैं कि 1905 में हम क्या देखते हैं, 1905 से राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। 1905 ईस्वी के पश्चात या 5 ईस्वी से राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। पहला चरण हमने उदारवादियों का देखा था और दूसरा चरण हम देखते हैं यहां पर प्रारंभ होता है। जब हमने क्या देखा, प्रारंभ हुआ। इस चरण में एक भूमिका और लिख देते हैं। इस चरण में उग्रवादी नेताओं का स्पष्ट प्रभाव महसूस किया जा सकता है। उग्रवादी नेताओं का स्पष्ट प्रभाव महसूस किया जा सकता है। यह आंदोलन किया जा सकता है। यह आंदोलन बंगाल के प्रशासनिक पुनर्गठन के खिलाफ था। प्रशासनिक पुनर्गठन, इसी को हम कहते हैं बंगाल विभाजन। पुनर्गठन यानी बंगाल विभाजन के खिलाफ था, विभाजन के खिलाफ था तथा स्वदेशी आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्वदेशी आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, 1905 ईस्वी से राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। इस चरण में उग्रवादी नेताओं का स्पष्ट प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इस आंदोलन
यह आंदोलन बंगाल के प्रशासनिक पुनर्गठन, जिसको हम बंगाल विभाजन कहते हैं, के खिलाफ था तथा स्वदेशी आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त हुआ। अब बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन क्या है? बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन क्या है? बंगाल क्या देखते हैं कि बंगाल असमान भाषा भाषी वाला एक बृहद प्रांत था। बंगाल असमान भाषा भाषी तथा धर्म वाला एक विशाल प्रांत था, एक विशाल प्रांत था। इस प्रांत में हिंदी, प्रांत में बिहार, ओडिशा तथा पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल, पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल सहित असम का क्षेत्र शामिल था। असम का क्षेत्र शामिल था। अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र यह हो जाएगा। असम का क्षेत्र भी शामिल। बंगाल असमान भाषा भाषी तथा धर्म वाला एक विशाल प्रांत था। इस प्रांत में बिहार, ओडिशा, पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल सहित असम का क्षेत्र शामिल था। इसलिए राष्ट्रवादी हमेशा मांग करते थे, इसलिए राष्ट्रवादियों की मांग थी कि बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए, कि बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न भाषा के लोगों के लिए अलग प्रांत हो। विभिन्न भाषा के लोगों के लिए अलग प्रांत। अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि बंगाल असमान भाषा भाषी और धर्म वाला एक विशाल प्रांत था, इस प्रांत में बिहार, ओडिशा तथा पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल सहित असम का क्षेत्र शामिल था, इसलिए राष्ट्रवादियों की मांग थी कि बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न भाषा के लोगों के लिए अलग अलग प्रांत हो। ये बातें स्पष्ट तो नहीं कही गई थी, विभिन्न भाषा के लिए अलग अलग प्रांत बनाइए, लेकिन कहा जा रहा था कि भाई इसका प्रशासनिक पुनर्गठन करो, क्योंकि कहां असम है, कहां कलकत्ता है, कहां बिहार है, कहां कलकत्ता है, कहां ओडिशा है, कहां कलकत्ता है। यानी इतने दूर दूर के लोगों को कलकत्ता ही आना पड़ता है अपने काम के लिए, न्यायालय के लिए, सरकार से किसी बड़े प्रतिनिधि से मिलना हो तो इसी क्षेत्र में आना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादियों के द्वारा कहा जा रहा था कि अगर चाहें तो बंगाल का विभाजन कर दीजिए, उसको प्रशासनिक पुनर्गठन कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश तो बड़े शातिर थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, मांग किया जा रहा है कि बंगाल का विभाजन करो, तो लो मैं बंगाल का ऐसा विभाजन कर दूंगा ताकि आपकी राष्ट्रीय भावना ही कमजोर हो जाए। क्या भावना कमजोर होगी? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ डालूंगा। और यहां पर जो प्रशासनिक विभाजन किया जा रहा था वह भाषा के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर कर दिया गया, जो कि भारतीयों के लिए बहुत बुरा था और इस वजह से एक आंदोलन भी चलाया जाता है। ठीक है। कमलेश कुमार जी, छुट्टी चल रही है ना? छुट्टी चल रही है तो इसलिए नहीं डाला गया, छुट्टी के बाद सभी पीडीएफ आ जाएंगे। बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न भाषा के लोगों के लिए अलग प्रांत हो। ब्रिटिश सरकार ने भी बंगाल का विभाजन करने का निश्चय लिया। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया,
परंतु यह निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि राष्ट्रवादियों के द्वारा मांग की जा रही थी, परंतु यह निर्णय इसलिए नहीं लिया गया, निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, परंतु यह निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि यह राष्ट्रवादियों की मांग थी, राष्ट्रवादियों की मांग थी, बल्कि इसलिए लिया गया ताकि बंगाल की राष्ट्रवादी भावना को कमजोर किया जाए। लिया गया कि बंगाल की राष्ट्रवादी भावना को कमजोर किया जा सके, जैसे हम उदाहरण के रूप में और ले लेते हैं, जैसे राष्ट्रवादियों की बंगाल विभाजन के प्रति हम क्या देखते हैं? अगर बंगाल विभाजन को देखा जाए तो राष्ट्रवादियों की मांग क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन की। क्या देखेंगे? बंगाल विभाजन हेतु जो राष्ट्रवादियों की मांग है वो क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन ऐसा हो जिसमें सभी भाषा के क्षेत्र अलग हो जाएं, प्रशासनिक सुविधा हो, और बंगाल विभाजन हेतु ब्रिटिश सरकार की मंशा क्या होगी? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या होगा? ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या होगा? बंगाल विभाजन हेतु जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है वह क्या होगा कि बंगाल के हिंदुओं तथा मुसलमानों को लड़ाया जा सके ताकि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए, ताकि क्या हो जाए? राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाए। दोनों के उद्देश्य को समझिएगा। फिर ये बातें यहां अगर हम समझ लेते हैं तो एडवांस लेवल पर हमें किसी भी काम की ये सब समझने की जरूरत ही नहीं होगी, हमारा कोर्स बहुत आगे बढ़ जाएगा। समझना यही, मॉडर्न हिस्ट्री में तो 90% के आसपास सारी बातें यही क्लियर हो जाती है अगर फैक्ट्स को छोड़ दिया जाए। कॉन्सेप्ट इससे बढ़कर के किसी भी क्लास में नहीं बताया जाता है। यहां पर मौका है थोड़ा संक्षेप में बढ़ते हैं। जैसे ये सब बातें एनसीईआरटी में से लिखी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन कर सके। कोई मान के चलता हूं कि एक बार में तो आपको समझना है, ऐसे भी नहीं है। आप बार बार रिवीजन करेंगे लेकिन सरल भाषा में लिखा रहेगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर और कुछ नहीं समझ पाएंगे। पूरा विश्वास है कि सभी विषय की समझ आपकी नहीं बन पाई है। जब आप रिवीजन करेंगे तभी समझ बनेगी। एक दो बार नहीं, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा और स्पष्ट करके लिख दिया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, और इसलिए नहीं लिया कि राष्ट्रवादियों की मांग थी, इसलिए लिया कि बंगाल में राष्ट्रवादी भावना को कमजोर किया जा सके। बंगाल विभाजन हेतु राष्ट्रवादियों की मांग क्या है? प्रशासनिक पुनर्गठन ऐसा हो जिसमें सभी भारत के क्षेत्र, सभी भाषा के क्षेत्र अलग अलग हो जाए। ये क्या चाह रहा है? बंगाल विभाजन हेतु ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या है कि बंगाल के हिंदुओं तथा मुसलमानों को लड़ाया जा सके तथा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो सके। ठीक है, ताकि कमजोर हो सके। आशा करता हूं कि यहां तक बातें समझ आप पा रहे होंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं? 20 जुलाई 1905 को एक आदेश द्वारा 1905 को कर्जन के एक आदेश द्वारा
बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किया गया, विभाजन का प्रस्ताव किया गया, एक आदेश द्वारा बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किया गया। आदेश क्या था? संरचना कैसी होगी? बंगाल विभाजन की जो संरचना होगी वो कैसी होगी? बंगाल विभाजन की संरचना कैसी होगी? यहां पर होगी दो रूपों में। पहला जो भाग हम देखते हैं वह हो जाएगा असम तथा पूर्वी बंगाल का हो जाएगा। पहला हो जाएगा असम तथा पूर्वी बंगाल, दो भागों में विभाजित होना है। बंगाल होगा, जनसंख्या जो हो जाएगी इसकी वह हो जाएगी 3.1 करोड़ हो जाएगी। 3.1 करोड़ की जनसंख्या इसमें बची रहेगी। और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हिंदी भाषी, ओडिया भाषी और बंगला भाषी क्षेत्र। दूसरा होगा, इसको हम ये कह सकते हैं बिहार प्लस ओडिशा प्लस बंगाल का हिंदी भाषा या पश्चिमी बंगाल कर दीजिएगा, तथा पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। दूसरा भाग जो होगा वह होगा, जैसे पहला हमने देखा असम तथा पूर्वी बंगाल है, दूसरा हो जाएगा बिहार, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। कुल जनसंख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? जनसंख्या जो यहां पर रह जाएगी वह हो जाएगा 5.4 करोड़ की जनसंख्या यहां पर हो जाएगी। यानी बंगाल में देखा जाए तो लगभग 8.5 के आसपास इतनी बड़ी जनसंख्या थी। 8.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या पूरे बंगाल की थी। उसका विभाजन इस रूप में करना है, 3.1 करोड़ की जनसंख्या एक भाग में और दूसरे 5.4 करोड़ की जनसंख्या दूसरे भाग में होगी। जो 5.1 करोड़ की जनसंख्या यहां पर है, यहां पर आप इसका अगर विभाजन देखेंगे तो यहां पर बांग्ला भाषी केवल कितना हो जाएगा? बांग्ला भाषी जो हो जाएगा वह केवल, या यहां पर देखेंगे हिंदी प्लस ओडिया भाषी, ओडिया भाषी, चूंकि ये तीनों है, 5.4 करोड़ की जनसंख्या है। और अगर बांग्ला भाषी जनसंख्या को देखें यहां पर आपका हो जाएगा लगभग 1.8 करोड़ का, 1.1 करोड़ मात्र रह जाएगा बांग्ला भाषा बोलने वाला, और जो हिंदी भाषी लोग रह जाएगा इसमें रह जाएगा 3.6 करोड़। जरा इस इक्वेशन को समझिए। एक बंगाल का प्रांत है, बंगाल का प्रांत कई भागों से, कई भाषा के समूहों से मिलकर के बना है, जिसमें हिंदी भाषा के भी लोग हैं जो बिहार क्षेत्र के हैं, बिहार का मतलब झारखंड भी रहेगा। फिर ओडिशा का क्षेत्र देखते हैं जो ओडिया भाषी क्षेत्र है, और तीसरा है आपका बंगाल यानी बांग्ला भाषी क्षेत्र है। अब सरकार ने क्या किया? असमी बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। सरकार ने क्या किया? इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। जो वर्तमान असम है, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसको एक कर दिया, और यहाँ की कुल जनसंख्या होती 3.1 करोड़, और ये है आपका बांग्ला भाषी हो जाएगा। बांग्ला भाषी प्लस असमी भाषी कर दीजिए, असमी भाषी। वैसे असमी भाषी कहीं चर्चा मिलता नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि बांग्ला भाषी क्षेत्र हम मान के चलते हैं कि यहां पर हमारा है। दूसरा है कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में हम देखते हैं जनसंख्या है 5.4 करोड़, और इस जनसंख्या में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं बांग्ला भाषी केवल 1.8 करोड़ हो जाएंगे, और हिंदी ओडिया भाषी 3.6 करोड़ हो जाएंगे। यानी एक भाग में खुद ही बंगाल नाम भले रह जाएगा, लेकिन उसमें हिंदी भाषा बोलने वालों की बहुतायत हो जाएगी। तो ब्रिटिशों के द्वारा यही चाहा जा रहा था कि किस तरह से अपने ही मूल प्रांत में बंगालियों को अल्पसंख्यक बना दिया जाए। बांग्ला भाषा बोलने वाले को अल्पसंख्यक बनाने का उद्देश्य रखा गया था। यह विभाजन क्या किया? यह विभाजन एक धार्मिक विभाजन था। यह विभाजन क्या है? एक धार्मिक विभाजन था। वैसे तो तर्क क्या गया गया? विभाजन के पीछे का तर्क क्या है? पीछे का तर्क जो दिया गया वह दिया गया प्रशासनिक पुनर्गठन का, प्रशासनिक पुनर्गठन का, पुनर्गठन। वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य था बंगाल का धार्मिक विभाजन करना, बंगाल का
धार्मिक विभाजन करना जिसमें पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र घोषित करना या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाना तथा मूल बंगाल में बंगाली भाषा के लोगों को अल्पसंख्यक बना देना, क्षेत्र बनाना तथा मूल बंगाल में बंगाली भाषा के लोगों को अल्पमत में लाने हो जाएगा ना। यहां अल्पमत में लाने का मतलब है केवल 1.8 करोड़ ही बंगाली भाषी लोग बचेंगे। दूसरा जो बंगाल होगा उसमें केवल 1 पॉइंट लोग। यहां जो है असम और पूर्वी बंगाल में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम होगी और इसमें हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या दोनों मिली हुई होगी, लेकिन बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां चलिए यहां हमने क्या देखा कि वास्तविक उद्देश्य था यहां पर क्या करना, बंगाल का धार्मिक विभाजन करना जिसमें पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाना और मूल बंगाल में बंगाली भाषा के लोगों को अल्पमत में लाना। क्या था, इससे फायदा क्या होता, इससे बंगाल का राष्ट्रवादी या बंगाल की राष्ट्रवादी भावना कमजोर होती। अब इससे कैसे होती, कमजोर होती। अब राष्ट्रवादी भावना कैसे कमजोर होती है? राष्ट्रवाद हम किसको कहते हैं? जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ को जब हम त्याग कर देते हैं, जब व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर देते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ क्या हो सकता है, हम अपने अस्तित्व को भुला देते हैं, यानी हम किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, किसी लिंग के हैं, यह अस्तित्व भुला देते हैं और केवल सोचते हैं कि राष्ट्र कैसे शक्तिशाली हो। तो अभी तक बंगाल में राष्ट्रवादी भावना बहुत प्रबल थी सभी वर्गों में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अब मुसलमानों के कान में जाकर के करजन चुपके से कहता है कि भाई साहब कहां आप बंगालियों के चक्कर में पड़े हो। इसका एक आर्थिक फैक्टर भी है। ये जो पूरा बंगाल आप देखते हैं, पूरे बंगाल में जो जमींदार समूह था, पूरा बंगाल का मतलब वर्तमान बांग्लादेश भी होगा, जो जमींदार समूह था वो अधिकांशतः हिंदू था और जो काश्तकार है, किसान है, वो अधिकांशतः मुसलमान है। समझ रहे हैं? केंद्र कहां है? कलकत्ता है और कलकत्ता हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। अब अंग्रेजों ने कहना शुरू किया, चुपके से जाकर के कान में कहना, बार बार कहा जाता है तो जो थोड़ा सा संप्रदाय पर अधिक झुका रहता है उनको ये बातें अच्छी लगने लगती है। करजन ने जाके कहना शुरू किया बंगाल में, खास करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो वर्तमान में है, वहां पर ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। वहां जाके कहना शुरू किया कि भाई साहब आप किस चक्कर में पड़े हो, हिंदुओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, हिंदू आपके ऊपर शासन कर रहा है। अरे आप लोग तो मुगलों के खानदान से हैं, आपके ऊपर हिंदू कैसे शासन करेगा? आप किसान हो, वो लोग जमींदार है, वो मालिक हैं आपके। और तो और कलकत्ता का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी हिंदुओं का बाहुल्य। मैं आपको अलग से एक देश बना के देता हूं, अलग से एक ऐसा प्रांत बना के देता हूं जहां केवल मुसलमान रहेगा। आप समझो कि आपका मौज ही मौज, आप अपना कानून लागू करिए और ऐसा कानून, ऐसा देश रहेगा, ऐसा क्षेत्र रहेगा वहां पर इतनी मुस्लिम एकता स्थापित होगी कि जैसा कि खलीफा के समय भी भारत में नहीं देखा गया। जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको अच्छा लगेगा ये बात है कि बात सही रहा है कि कलकत्ता के कोर्ट के जगह पर बांग्लादेश में यानी पूर्वी बंगाल में अपना कोर्ट होगा। जो वकालत करने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगेगा कि मेरी वकालत अधिक चलेगी, क्योंकि कलकत्ता के कोर्ट में बड़े बड़े वकील साहब पहले से हिंदू वकील जमे हुए। वो चाहते हैं कि ढाका में एक हाई कोर्ट की स्थापना हो जाए और वहां पर वकालत अपना चमके। जो किसान है उसको लगता था कि शायद अब मेरी मुक्ति हो जाएगी और हिंदू जमींदारों से हम मुक्त हो जाएंगे, ये भूमि हमारी हो जाएगी, हमें अधिकार मिलेगा। ऊपर से धर्म की बात नशे का काम करता है। तो करजन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को बहकाया कि आपको मैं एक ऐसा देश देता हूं जहां पर कि केवल मुसलमान रहेंगे।
बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आ जाते हैं। और यही एडजस्ट चाहता था करजन कि अभी जो राष्ट्रवादी आंदोलन में हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ रहा है और ब्रिटिशों के साथ संघर्ष कर रहा है, उसमें हम फूट डाल दें, जिसको सामान्यतया क्या करते हैं, फूट डालो राज करो की नीति। समझ रहे बात। यहां पर बंगाल विभाजन के पीछे जो मोटिव था वह यह था कि प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तो इससे बंगाल की राष्ट्रवादी भावना कमजोर होती। इस समय हम क्या देखते हैं कि जो इस समय बंगाल के अधिकारी कौन थे? बंगाल के अधिकारी थे कि मुख्य अधिकारी कौन थे? तो मुख्य अधिकारी जो हो जाएंगे, जो उत्तरदायी इसके लिए होंगे, वो हो जाएंगे, जैसे हम वायसराय को देखते हैं, वायसराय लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन है। फिर हम देखते हैं गृह सचिव है, गृह सचिव जो है वह है रिस्ले, रिस्ले यानी रिजले या रिस्ले कहते हैं। ठीक है, रिजले। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्टिनेंट ही लिख दीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा। कई बार यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन क्या पद पर था। यह प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस समय जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो कौन किस पद पर था, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि यहां पर तीनों यहां पर मौजूद थे जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य किया। हालांकि बंगाल के राष्ट्रवादी लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस योजना का विरोध बंगाल के राष्ट्रवादी नेताओं तथा कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस योजना का विरोध इसके द्वारा किया गया, विरोध बंगाल के कांग्रेस, बंगाल के राष्ट्रवादी तथा कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। राष्ट्रवादी तथा कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया, नेताओं द्वारा किया गया। बंगाल के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि इनको पता था कि ब्रिटिशों का उद्देश्य क्या है, ब्रिटिशों ने किस प्रकार से यहां पर प्रॉब्लम खड़ा किया है। हमने क्या देखा कि इसके खिलाफ हम क्या देखते हैं, इसके खिलाफ जरा किया गया, और इसके खिलाफ या इस योजना के खिलाफ, योजना के खिलाफ कांग्रेस ने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया, जिसमें उग्रवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही, उग्रवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। ठीक है, प्रमुख भूमिका रही। और जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी को हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। जो आंदोलन प्रारंभ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, 1905 का स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन। इस योजना का विरोध बंगाल के राष्ट्रवादी तथा कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। इस योजना के खिलाफ कांग्रेस ने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया जिसमें उग्रवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका रही। और जो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसको हम क्या कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। लेकिन इस स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करेंगे फिर इसमें 1 घंटे का समय लगेगा। उससे अच्छा है कि इस आंदोलन को कल ही किया जाए। कल मंडे का दिन है। कल जो क्लास होगी आपकी निश्चित समय पर होगी जो 4 बजे शाम को होती है। और मैं आपसे यह वादा करता हूं, आज बच्चों ने कुछ ये कहा कि भाई आपने कभी भी किसी भी टाइम में आपने क्लास ले लिया, गलत है। तो वास्तव में गलत है। तो मैं इस बात को रियलाइज करता हूं कि हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई इससे होती होगी। क्लास शाम को ही रखेंगे, शाम के 4 बजे को ही रखेंगे। और इसके लिए जरूरत पड़ी, केवल सैटरडे को थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, संडे को तो वैसे भी क्लास नहीं लेते हैं। आज एक्सेप्शनल केस है कि संडे को क्लास ले रहे हैं, इसलिए लगा
कि मैं भी खाली बैठा हुआ था। अब छुट्टी रहती है तो मेरे जैसे लोगों को मन ही नहीं रखता है छुट्टी में। कहीं मुझे जाना था नहीं, मुझे कोई एंगेजमेंट है नहीं, ना किसी से मिलना होता है ना जुलना होता है, केवल पढ़ना होता है, केवल पढ़ाना होता है। मुझे लगा कि मैं छुट्टी में बैठा रह के क्या करूँगा, मुझे मन ही नहीं लग रहा था। बिना क्लास के रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉपी भी आपकी सारी चेक हो चुकी थी, 2-4 कॉपी बचा हुआ था, कभी भी चेक हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना आज क्लास रख लिया जाए, जबकि ऑफिस में सभी छुट्टियां हैं। वहाँ से लोगों ने आपत्ति भी व्यक्त की कि सर आप संडे को क्लास नहीं लेते। मैंने कहा आज ले लेते हैं थोड़ा, मैंने मना लिया उनको। लेकिन आपको इससे दिक्कत होती है, मैं आगे से संडे वगैरह को क्लास बिल्कुल नहीं रखूंगा। सैटरडे को भी क्लास अगर देने की नौबत आई, सुबह नहीं दूंगा, जैसे पिछली बार मैंने 7 o'clock से रख दिया था क्योंकि एक मीटिंग में जाना था। मैं सैटरडे को भी क्लास नहीं रखूंगा। तो मैं फाइनली आपका 4 बजे ही क्लास चलने दूंगा, जब तक यह क्लास चलेगी, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट चल रहा है। मुझे लगता है 20 तारीख तक यह क्लास समाप्ति भी हो जाएगी। तो लास्ट मोमेंट में क्यों आप परेशानी में पड़ेंगे, इसलिए शाम के 4 बजे ही क्लास आपकी रहा करेगी। ठीक है, तो लेते हैं आज के लिए विश्राम। संडे का दिन आप एंजॉय करिए। सुबह इसलिए रख लिया था, पूरा दिन आपका फिर खाली रहेगा, आप रिवीजन जितना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आज ले लेंगे विश्राम इस क्लास के इस वर्ड के साथ। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। अब आगे से क्लास शाम के 4 बजे ही लेंगे। चलिए, बाय एंड टेक केयर।